Good morning, everyone. How are you? Good Ma'am, morning, good ma'am. morning. Fine, ma'am. What about you? I'm also fine. And in this session, we all are read about Arik Medu. मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम आपकी आवाज कट कट कर रहा है। यस बेटा, अभी प्रॉपर आवाज आने लगी। यस, तो आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? अरिक मेडू के बारे में। तो अभी हमने लास्ट क्लास में, पिछली क्लास जो हमारी कल हुई थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये जो मथुरा था वो किस लिए फेमस था? जो लेडीज थी जो स्पिनिंग एंड वीविंग का काम करती थी, कौन कौन सी लेडीज थी जो इन्हें ज्वाइन करती थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी। और हमने वहां पर एक चीज और भी देखी थी कि उन्हें फाइन चार्ज के लिए अपना थंब भी कट करके दे देना पड़ता था। पढ़ा था ना कल हम लोगों ने? यस मैम। चलिए, तो अभी आज हमें पढ़ना है अरिक मेडू। अभी अरिक मेडू है क्या? क्या ये कोई चीज है? नहीं, ये जगह मैम का नाम है। प्लेस है। यस, दिस इज द प्लेस। और ये है पुडुचेरी, जो तमिलनाडु है हमारा, केरल, उसके आसपास की जगह है ये आपको फिलहाल आगे आने वाले चैप्टर, जैसे अभी हम 8 चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, तो 10 छोड़ के 11 चैप्टर में आपको जो मैप दिया है उसमें आपको अरिक मेडू के बारे में भी बताया है। तो आप लोग के पास अगर अभी बुक है ना, तो आप चैप्टर ओपन करके चैप्टर नंबर 11 में देख सकते हैं। ठीक है? यस मैम। तो उसमें जो मैप 7 है उसमें हमें अरिक मेडू दिया हुआ है, कहाँ पर है, उसकी जगह कहाँ पर है, अरिक मेडू कहाँ पर है, वो दिख रहा है। देखा आप सभी ने? यस मैम। तो अभी चैप्टर नंबर 11 में दिया है हमें, जिस चैप्टर में हमें समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, किंग के बारे में, गुप्त डायनेस्टी के बारे में, उसी चैप्टर में दे रखा है। चलिए, अभी हम लोग अरिक मेडू के बारे में पढ़ते हैं। क्या है ये, इस जगह का नाम क्यों दिया है एक्चुअल में हमें? तो अरिक मेडू, जो कि आज के टाइम पे जो पोंडुचेरी है वहां पर पड़ता है, इसका मैंने आपको बताया भी है कि ये आपको चैप्टर नंबर 11 में दे रखा है। एंड रीड द बॉक्स ऑन रोम ऑन पेज नंबर 88। तो अभी रोम के बारे में हमें दिया है, देखिए नेक्स्ट पेज में ही दिया है। रोम के लिए आपको कोई दूसरा चैप्टर ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये रहा। तो रोम हमें दिया हुआ है, ये रोम है, रोम सिटी, यूनान, इटली का एक शहर है बड़ा सा रोम। और रोमन एम्पायर काफी फेमस भी रहा था। रोमन का चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, आज के टाइम पे बहुत बड़ा है। चलिए, तो अब ये इन दोनों जगह के नाम क्यों दिए? क्योंकि अरिक मेडू और रोम में ना काफी सारी सिमिलरिटीज हैं। अरिक मेडू हमारे इंडिया में है, बट रोम अलग है, वो यूनान इटली में है। ठीक है? अब देखिए, बिटवीन 2200 एंड 1900, यानी कि इतने टाइम के बीच में, यानी कि लगभग 1900 से 2200 साल पहले, तो ये 3000 साल टाइम का जो पीरियड होता है, इसी बीच ये दोनों शहर बसे थे, यानी कि रोम भी और ये अरिक मेडू भी। तो अरिक मेडू क्या है? वाज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। तो अरिक मेडू क्या था? ये एक कोस्टल सेटलमेंट था, यानी कि एक बंदरगाह, एक पत्तन, जहां पर जहाज आकर के रुकते थे और जहाज से सामान को उतारा जाता था और वहीं से उस पर लोड करके बाकी एरियाज में भेजा भी जाता था। तो यानी कि अभी अरिक मेडू किस लिए फेमस है? ये एक कोस्टल सेटलमेंट था, जिसे हम पोर्ट भी कह सकते हैं। तो ये एक पोर्ट रहा था पुराने टाइम पे, जहां से सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। क्योंकि अभी आपने मैप में देखा होगा कि अरिक मेडू जो है वो किनारे पर है, कोस्टल एरिया में। वहां से जो हमारा ओशियन है, इंडियन ओशियन, वो टच भी होता है। यानी कि ये एक ऐसी जगह है जो समुद्र के किनारे बसती है, और यही कारण था कि यहाँ से सामान जहाज के थ्रू, बोट के थ्रू दूसरे एरिया में भेजे जाते थे। ठीक है? यस मैम। चलिए, तो अभी इतना क्लियर हो गया कि अरिक मेडू क्या है। ये एक पोर्ट है, ये एक बंदरगाह था जहां से सामान को दूसरी जगह भेजा जाता था और दूसरी जगहों से मंगाया भी जाता था। अब आगे देखिए, अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस। अब यहाँ पर खुदाई करने के बाद हमें एक बहुत ही, मैसिव मीन्स होता है भारी, तो एक भारी, बहुत ही बड़ा सा ब्रिक स्ट्रक्चर, ईंटों की इमारत मिली है, टूटी फूटी हुई। यानी कि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्हें अरिक मेडू में
बहुत ही पुरानी सी दूर तक फैली हुई ईंटों से बनी हुई इमारत दिखती है। तो उन्होंने क्या बताया है कि ये वेयर हाउस रहा होगा, गोडाउन, जहां पर जब जहाज से आकर के सामान उतरते थे तो उनको इसी वेयर हाउस में स्टोर करके रख दिया जाता था। तो उन्हें वेयर हाउस, उन्हें जो बड़ा सा ये ब्रिक स्ट्रक्चर मिला है, बड़ी सी इमारत ईंटों से बनी हुई, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बताया कि ये वेयर हाउस रहा होगा, यहाँ पर सामान को स्टोर करके रखा जाता होगा। अदर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। अब इतना ही नहीं, अरिकमेडु में एक चीज और मिली है। वो क्या मिली है? पॉटरी, यानी कि बर्तन, और स्पेशल टाइप के बर्तन। ये बर्तन केवल कहाँ मिलते हैं? मेडिटेरियन रीजन में। अभी आप लोग के सामने एक न्यू वर्ड आया है, मेडिटेरियन रीजन। आप लोग जानते हैं क्या है ये? नो मैम। चलिए अभी नो मैम। थोड़ा सा अभी थोड़ी देर के लिए ज्योग्राफी में एंटर होना है। ओके, तो ज्योग्राफी में आपने इंडिया का ग्लोब मॉडल देखा है सभी ने? माइंड में एक बार सोचना है, देखना नहीं है उसे एक्चुअल में। तो आपको मैंने उस पे इक्वेटर बताया था। इक्वेटर कहाँ पर है? मैम यस, यस, सेंटर लाइन जो हमारे ग्लोब को दो पार्ट में बांटती है, वही है ना इक्वेटर? यस मैम। तो इक्वेटर यानी कि जो हमारे ग्लोब को दो पार्ट में बांटती है। तो अभी देखिए एक न्यू चीज दी है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अभी देखिए, सपोज दैट ये आपका अर्थ का मॉडल है, ग्लोब, ओके, एंड इसकी ये वाली जो लाइन है सेंटर वाली, दैट इज इक्वेटर। यही है ना इक्वेटर? सॉरी, थोड़ा सा बाहर निकल गया, आपको केवल अभी इमेजिन करना है। यस मैम। तो अब एक ये जो न्यू वर्ड आया था ना, मेडिटेरियन रीजन, ये है क्या मेडिटेरियन रीजन एक्चुअल में? तो यहाँ पर ये जो जितने भी एरिया बसे हैं ना इक्वेटर पे, यानी कि जितनी भी कंट्रीज हैं जो इस इक्वेटर पे बसे हैं, अभी हमारा ब्राजील है, यहाँ से ही जो आपने लॉन्गेस्ट, सॉरी लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट रिवर पढ़ी है, अमेजन पढ़ी है ना? तो यस अमेजन, मैम। अमेजन रिवर बेटा यही इसी के आसपास ही बहती है, इक्वेटर के आसपास। अभी देखिए मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ वहां के बारे में। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें पाई जाती है ना, वो होती है मेडिटेरियन। मेडिटेरियन का मतलब होता है भूमध्य रेखा, यानी कि एक ऐसी लाइन जो हमारी अर्थ को बराबर बराबर बांटे। भूमध्य का मतलब भूमि की मध्य रेखा, यानी कि सेंटर लाइन। तो ये यहाँ पर जितने भी एरिया है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? मेडिटेरियन। ओके, क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे एक कंट्री पड़ती है ब्राजील। ब्राजील आप सभी ने नाम सुना है? यस मैम। तो ब्राजील यहीं पर है, इसी मेडिटेरियन रीजन के आसपास ही। और अभी आपने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पढ़ा था ना, एक ऐसा जंगल जहां के पेड़ हमेशा ही हरे भरे रहते हैं, कभी भी उनकी पत्तियां नहीं झड़ती। तो वो जंगल भी यहीं पाए जाते हैं, मेडिटेरियन रीजन में। ओके, चलिए, तो अभी मेडिटेरियन सभी को क्लियर हो गया, मेडिटेरियन रीजन? यस मैम। यस, अभी हम लोग अब हिस्ट्री पे आ जाते हैं, ठीक है? ज्योग्राफी ज्यादा नहीं पढ़नी है। तो मेडिटेरियन रीजन से जिस टाइप के बर्तन मिले हैं, यानी कि जिस टाइप के बर्तन उस मेडिटेरियन रीजन से मिले थे इक्वेटर के आसपास, सेम उसी टाइप के बर्तन अरिकमेडु से भी मिले हैं। तो ये हुई ना एक हैरानी वाली बात। यानी कि देखिए, केवल वो कहाँ मिले हैं? मेडिटेरियन रीजन में, यानी कि केवल कुछ ही देश होंगे जहां पर उस टाइप के बर्तन हैं। लेकिन सबसे अनोखी बात कि अरिकमेडु में भी इस टाइप के बर्तन मिले हैं। हमारा इंडिया तो काफी दूर है इक्वेटर से। चलिए अभी आगे बढ़ना है। तो सच एस एम्फोरे, अब इस बर्तन का नाम दिया गया है एम्फोरे। क्या अब इस बर्तन की क्वालिटी क्या है, नाम याद रखना है और क्वालिटी भी सुननी है अब। तो इस बर्तन की क्वालिटी क्या है? सबसे पहले तो नाम तो याद हो गया होगा ना सभी को, एम्फोरे नाम है इस बर्तन का। यस मैम। ये होते हैं टॉल डबल हैंडेड जार्स दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल। तो ये कैसे बर्तन हैं? लंबे लंबे। आप सभी ने सुराही देखी होगी, मटके और सुराही में डिफरेंट होता है। जैसे मटका होता है ना, यस मैम। तो मटके में से पानी निकालना आसान होता है, लेकिन जो सुराही होती है
उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलहाल मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अभी कंफर्म नहीं याद आ रहा। तो उसका जो गला है वो लंबा सा होता है, दिखा है ना आप सभी ने? Yes, ma'am. तो ये इसी टाइप के बर्तन होते थे, इसके दोनों साइड हैंडल लगे होते थे। एंड अब इसकी एक और जो क्वालिटी, अभी तो देखिए एक दो चीजें क्लियर हुई, इसके दोनों साइड हैंडल लगे हैं, इसका नाम है एम्फोरे। और तीसरी चीज कि ये जो बर्तन है ये हमें कहाँ से मिला है, ये हमें कहाँ से मिला है, अरिकमेडू से, जो केवल मेडिटेरियन रीजन में ही मिला था। अब अगली चीज इसके बारे में क्या बताई है, इस इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता रहा होगा, या तो वाइन रखने के लिए या ऑयल रखने के लिए। तो ये बर्तन अंदर से भी चिकने होते थे, यानी कि जब इनको बनाया जाता था ना तो इनको अंदर से भी काफी गर्म किया जाता था, पॉलिश करने के बाद इसे काफी गर्म किया जाता था, और अंदर से इनके अंदर शाइनिंग अपीयरेंस रहता था, और बाहर से तो रहते ही थे शाइनिंग। तो ये जो बर्तन थे इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, वाइन रखने के लिए और ऑयल रखने के लिए। ओके, तो ये अभी हमें मिला था एम्फोरे। अब एक दूसरे टाइप का बर्तन भी यहाँ मिला है, क्या नाम है उसका, अरेटिन। अरेटिन एक और बर्तन मिला है। ये अरेटिन की क्या क्वालिटी है कि ये स्टैम्प रेड ग्लास पॉटरी है, यानी कि ये एक ऐसा बर्तन है जिसमें लाल रंग के स्टैम्प लगे हुए, यानी कि जो मोहर होती है ना, उस मोहर को छाप करके ये बर्तन बनाए गए हैं। यानी कि पहले बर्तन बना दिए जाते थे, बाद में क्या किया जाता था, इन पे स्टैंप लगाई जाती थी, मुहर लगाई जाती थी इन बर्तनों पे। तो इसका नाम क्या है, अरेटिन। और इसका नाम पड़ा है इटली के नाम पर, तो इटली के नाम पे इस बर्तन का नाम अरेटिन रख दिया गया है। इसको कैसे बनाया जाता था, देखिए अभी आगे बताया भी है कैसे बनाया जाता था। प्रेसिंग वेट क्ले इनटू स्टैम्प माउल्ड, तो सबसे पहले एक मुहर ली जाती थी, मुहर में चिकनी मिट्टी फंसा दी जाती थी, और उसके बाद उसे उस बर्तन पे छाप दिया जाता था। तो जो चिकनी मिट्टी होती थी ना वो उसी पे रुक जाती थी बर्तन पे, और फिर उसे सुखा लिया जाता था। और फिर जब इन बर्तन को देखा जाता था तो ये स्टैंप लगे हुए, यानी कि जो मोहर है ना वो उभरी हुई सी दिखती थी ऊपर की तरफ, चिकनी मिट्टी। तो ये लाल रंग की चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे स्टैंप लगा करके। चलिए, इतना समझ आ गया सभी को अरिकमेडू के बारे में? यस मैम। अब यहाँ से दो बर्तन मिले हैं, पहला था एम्फोरे एंड सेकंड है अरेटिन। तो आपको इन दोनों के बारे में याद रखना है, इन दोनों की क्या क्या क्वालिटी है। ओके, अब ये जो आपका जो दूसरा बर्तन दिया है अरेटिन, अभी मैंने आपको बताया था कि जो इटली है ये रोम के ही आसपास है, और अगर इस बर्तन का नाम इटली के नाम पर पड़ा है तो यानी कि सबसे पहले तो ये इटली में ही पाया जाता रहा होगा। तो यानी कि अगर अभी आपसे पूछ लिया जाए ना कि अरिकमेडू और इटली में क्या कॉमन है, तो सबसे पहला तो ये बर्तन है। ये बर्तन जो है, ये वाला वेयर यानी कि अरेटिन, ये हमारे इटली में भी पाया जाता था और हमारे इंडिया के अरिकमेडू में भी पाया गया है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या मिला है यहाँ से। रोमन लैंप, देखिए अब यहाँ से, यानी कि रोम के कुछ लोग यहाँ, रोम से कोई यात्री जरूर आया होगा तभी यहाँ पर इतनी सारी चीजें मिली हैं। रोमन लैंप भी मिला है अरिकमेडू से, रोमन ग्लास वेयर भी मिले हैं शीशे के समान, एंड जेम यानी कि मोती। तो रोम के लैंप, रोम के बर्तन, रोम के मोती, ये सारी चीजें भी हमें अरिकमेडू से मिली है, इसीलिए तो आपको अरिकमेडू के बारे में दिया है यहाँ पर। एंड अब दूसरा देखिए और क्या पाया गया है अरिकमेडू में, स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड, देयर वर प्रोबेबली डाइंग वेट्स। अब यहाँ पर छोटे छोटे टैंक मिले हैं। अब वो टैंक किस लिए यूज किए जाते थे, डाइंग के लिए, यानी कि कपड़ों की रंगाई के लिए। जब कपड़े रंगने होते थे तो क्या करते थे, एक टैंक में कलर घोलते थे और उसी में उन कपड़ों को डुबा देते थे। तो इस टाइप के टैंक में मिले हैं, यानी कि इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता होगा, कपड़ों को कलर करने के लिए। देखिए आगे दिया हुआ है, यूज टू डाई क्लॉथ। इन टैंक का इस्तेमाल क्यों करते रहे होंगे, क्लॉथ्स को रंगने के लिए, डाई करने के लिए। इसके अलावा अरिकमेडू में और क्या मिला है, एविडेंस ऑफ फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन एंड ग्लास। तो मोती से चीजें बनाई गई मिली है हमें, बहुत कीमती कीमती पत्थरों से चीजें जो बनाई गई थी, शीशे से बनाई गई चीजें भी हमें यहाँ से मिली हुई हैं। तो अभी सबको अरिकमेडू के बारे में लर्न हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम।
ओके, अभी रिवाइज करते हैं फिर से। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें देखिए इंपॉर्टेंट रही थी, क्या क्या चीजें लर्न करने वाली, सारा तो नहीं लर्न करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लर्न करने हैं। सबसे पहले कि ये बसा कब था, तो बिटवीन 2200 से लेकर के 1900 के बीच में, यानी कि ये टोटल इतना जो टाइम पीरियड है उसके बीच में ये शहर बसा था। दूसरा, ये शहर, ये जो अरिकमेडु है, ये एक कोस्टल सेटलमेंट रहा था, जहां से जहाज पे, शिप पे सामान को लोड करके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था। दूसरा और क्या बताया इसके बारे में, एम्फोरे, जो यहाँ पर बर्तन मिला है और जिसकी क्वालिटी सेम मेडिटेरियन रीजन में पाए जाने वाले बर्तनों की तरह है। दूसरा जो एक और बर्तन मिला है, अरेटिन, ये इसको स्टैम्प के थ्रू बनाया जाता था और इस टाइप के बर्तन हमें इटली से भी मिले हैं। तो ये इतनी चीजें हैं जो लर्न करने वाली हैं। और दूसरा ये कि अरिकमेडु से हमें रोमन लैंप, रोमन ग्लासवेयर, रोमन जैम्स भी मिले हैं। इतना ही काफी है। ओके, यस मैम। चलिए तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ जो है हमारा, अभी हमें रोम के बारे में दिया है। फिलहाल रोम के बारे में अभी पढ़ना है। अगर आप याद रहता है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी याद रहता है तो अभी 9th क्लास में पूरा एक चैप्टर है रोम के बारे में, रोमन एम्पायर। अगर याद रहेगा तो काफी अच्छा है, क्योंकि उसमें हमें ना रोम के किंग के बारे में पढ़ना है 9th की हिस्ट्री में। अभी फिलहाल 2 साल हैं। चलिए तो अभी रोम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ये आपको जो ये पिक्चर दी है ना, ये कहाँ की है, रोम की। Yes, तो ma'am. this is one of the oldest city in the Europe and developed around the same time as the cities in the Ganga Valley. तो ये जो शहर है ये पुराने शहरों में से एक है, यानी कि यूरोप के बहुत पुराने शहरों में से एक है। और ये कब बसा था, जिस समय हमारी गंगा नदी के आसपास के शहर बसे थे, सेम उसी टाइम पे ये रोम शहर भी बसा था। रोम was the capital of the one of the largest empire, one that spread across Europe. तो ये जो अंपायर है, रोमन अंपायर, ये काफी दूर तक फैला था, काफी सारे लोगों की, काफी सारे एरिया की राजधानी भी रही थी। यानी कि रोम एक ऐसा इलाका है जो यूरोप के काफी सारे शहरों की कैपिटल रही थी। ओके, चलिए अब दूसरा और क्या बताया इसके बारे में। ये कहाँ कहाँ तक फैला था, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट एशिया। तो ये 3 ऐसे एरिया बताए हैं जो रोम के आसपास ही हैं। अब यहाँ का एक फेमस किंग था आगस्टस। आगस्टस जो है ये रोम का राजा है, ये काफी फेमस रहा था, क्योंकि आगस्टस को ही पूरा क्रेडिट जाता है रोम शहर को बसाने का। जब आगस्टस किंग बना था ना, तो उसने रोम अंपायर में, रोम में बहुत सारे पैलेसेस, बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे। तो ये देखिए इसके बारे में बताया भी है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्परर रहा था यहाँ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्राट, जिसने कब शासन किया था, 2000 ईयर्स अगो, यानी कि आज से 2000 साल पहले इसने शासन किया था। और इसने क्या बताया है कि उसे जब ये रोम मिला था ना, यानी कि जब वो राजा बना था, तो ये रोम केवल ईंटों से बना हुआ था। और मैंने इस ईंटों से बने शहर को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, मार्बल में। तो ये आगस्टस ने कहा था कि जब मुझे रोम मिला था, ये क्या था, सिटी ऑफ ब्रिक, ईंटों का शहर, और मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, द सिटी ऑफ मार्बल। तो इसने अपनी खूबी बताई है कि इस रोम को जो मुझे ईंटों के शहर के रूप में मिला था, मैंने इसे मार्बल में कन्वर्ट कर दिया, संगमरमर से बना हुआ शहर बना दिया। He and later rulers built temples and palaces. तो फिलहाल सबसे पहले तो अगस्टस ने बनवाए थे, काफी सारे टेम्पल बनवाए, काफी सारी बिल्डिंगें बनवाई। और इसके बाद जो किंग आते गए रोम में, उन्होंने भी काफी सारे महल बनवाए हैं। अब दूसरी देखिए एक और क्वालिटी दी है, रोम में एक एम्पी थिएटर था, सिनेमा हॉल, जैसे आज हम लोग मूवी देखने जाते हैं, वहां पर काफी सारे बेंचेस लगी होती है, बहुत सारे लोग बैठ करके मूवीज को देखते हैं, मूवी देखते हैं ना सभी। तो ये जो आगस्टस है, इसने एक एम्पी थिएटर बनवाया था रोम में, जहां पर बहुत सारी सीटें थी लोगों के बैठने के लिए, और यहाँ पर लोग बहुत सारे टाइप के शो देखते थे। दूसरा, इसने एक पब्लिक बाथ भी बनवाया था, एक ऐसी नहाने वाली जगह जहां पर सभी लोग नहा सकते थे। सेपरेट टाइमिंग फॉर मैन एंड वुमेन, यानी कि मैन एंड वुमेन के लिए टाइमिंग्स अलग थी। एक ऐसा नहाने वाली जगह बनाई गई थी, बड़ा सा स्नानागार, एक बड़ा सा बाथरूम नहाने के लिए।
जिसमें काफी सारे लोग एक साथ जा सकते थे, लेकिन टाइमिंग अलग थी, यानी कि लेडीज का टाइम अलग था, जेंट्स का टाइम अलग था। यहाँ पर लोग केवल नहाते ही नहीं थे, ये मिलते थे एक दूसरे से, बतियाते भी थे, बातचीत भी करते हैं। ये तो बिल्कुल कंपलसरी है कि जब 4 लोग मिलेंगे तो चुप तो रहेंगे नहीं, सब अपनी अपनी बातें बताएंगे। तो ये एक ऐसी जगह थी जहां पर लोग बातचीत भी करते थे और आराम भी करते थे बैठ के। नहाने के पहले भी थोड़ी देर रिलैक्स कर लेते थे, नहाने के बाद भी रिलैक्स करते थे। ठीक है, तो ये ऐसी जगह थी, ये बड़ा सा बाथरूम, जहां पर लोग एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे और आराम भी करते थे। ओके, अब दूसरा एक और न्यू वर्ड आया है, ह्यूज एक्वेडक्ट्स। अब ये क्या है? अभी आप सभी ने रामायण देखी होगी, उसमें याद है भगवान राम जी की सेना पार कैसे गई थी, श्रीलंका तक कैसे गई थी? मैम पत्थर रख के। अरे पत्थर रख के नहीं गए थे, उन्होंने पुल बनाया था पहले। पुल बनाया था ना पत्थरों का। यस मैम। सेतु बनाया Yes. था, सेतु, पुल। फिलहाल अगर अभी सेतु बोले तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सेतु क्या है भाई। तो सेतु पुल को ही कहा जाता है। जैसे आज के टाइम पे आप लोग जाए ना, पुल बने होते हैं, फ्लाईओवर, सेम ऐसे ही भगवान राम जी के टाइम पे, क्योंकि अभी आप कोई पुराना सीरियल देखेंगे उसमें अलग टाइप की हिंदी बोली जाती है, जिसमें कुछ वर्ड तो आपको समझ ही नहीं आएंगे। तो ऐसे ही पुल को सेतु कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक्वेडक्ट्स की मीनिंग भी वही है, सेतु या पुल, कुछ भी कह लें हम लोग, या फिर बांध, जैसे आज के टाइम पे बनाया जाता है। अब ये यहाँ पर ह्यूज एक्वेडक्ट्स बनाए गए थे, बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े सेतु क्यों बनाए गए थे? चैनल्स टू सप्लाई वाटर, ताकि पानी को एक एरिया से दूसरे एरिया में भेजा जा सके। क्योंकि जब पुल बना होता है, डैम बनाए गए होते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, तो बीच में जो एरिया होते हैं वहां से पानी एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए तो डैम बनाए जाते हैं ना। तो इन्होंने भी क्यों बनाया था? ताकि सभी एक एरिया के साथ साथ दूसरे एरिया में भी पानी दिया जा सके। ब्रिंग ब्यूल टू वर ब्यूल टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी, क्यों बनाए गए थे ये सेतु? ताकि शहर के हर एरिया में पानी लाया जा सके, नहाने के लिए, फव्वारों के लिए एंड टॉयलेट के लिए। चलिए, सभी को समझ आ गया रोम के बारे में? Yes, ma'am. यस मैम। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाई डू यू थिंक द एम्पी थिएटर एंड एक्वेडक्ट्स हैव सर्वाइव्ड? तो ये जो अगस्टस ने जो थिएटर बनवाया था और जो ये सेतु बनवाया है, सॉरी बनवाया था, तो आज के टाइम पे भी ये क्यों बचा हुआ है? क्या कारण हो सकता है? 2000 साल पहले बनवाया था और आज तक इसके एविडेंस मिले हैं, ये देखिए, भले ही टूटा फूटा है लेकिन बचा हुआ है। तो क्या कारण रहा होगा, ये क्यों बचा हुआ है अभी तक? मैम पता नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पर कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं हुआ है। अगर कोई मान लो अर्थक्वेक आया होता, लैंडस्लाइड आई होती, तो ये बिल्डिंग गिर जाती। दूसरी ये भी हो सकता है कि किंग अगस्टस ने जब इसे बनवाया हो तो इसमें हाई क्वालिटी की कंक्रीट, सीमेंट वगैरह यूज किए हो, जिससे ये अभी तक बचा हुआ है। आज के टाइम पे काफी मजबूत रही होगी ये इमारत। चलिए, तो समझ आ गया सभी को? यस मैम। आज फिलहाल काफी इंटरेस्टिंग रहा है। एक तो हमने अभी एरिक के बारे में पढ़ा है, दूसरा रोम के बारे में, और दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको दे चुकी थी होमवर्क में, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। A dash was a word used for large landowners in Tamil. Yes, who tell beta? Show me your hand. Yes, मैम Ma'am, Vellar. वेल्लार। यस, बड़े जमीनों के मालिक को तमिलनाडु में क्या कहा जाता था? वेल्लार। वेल्लार। एंड नॉर्थ में क्या कहा जाता था? नॉर्थ में याद है आपको, जिनके पास बहुत सारी जमीनें? ग्राम भोजक। यस, ग्राम भोजक। सेकंड में देखिए, उन्हीं के बारे में पूछ लिया। द ग्राम भोजक ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय द डैश। ग्राम भोजक की मैम स्लैब्स कौन करता था? हायर्ड। मैम स्लैब्स हायर्ड। यस, वेरी गुड। तो स्लेव एंड हायर्ड पर्सन करते थे, हायर्ड पीपल, जिन्हें ये लोग हायर करते थे, इनके गुलाम
जिन्हें ये लोग हायर करते थे। देखिए अब नेक्स्ट दिया है हमें, प्लफ मैन वर नॉन एज डैश इन तमिल। प्लफ मैन को तमिल में क्या कहा जाता था? यानी कि जो लोग खेती करते थे, मैंने भी बताया था ना, ऐसे किसान जिनके पास थोड़ी जमीन होती थी, जो अपने परिवार को पालने पोसने लायक खेती कर लेते थे, तो इन्हें क्या कहते थे हम लोग? यस महक? मैम उज्जवल। यस, उज्जवार या उड़वार, मैंने आपको इनके दो नाम बताए थे ना। चलिए नेक्स्ट है, यस मैम। यस मोस्ट गृहपति वर डैश लैंड ओनर। मोस्ट गृहपति वर डैश लैंड ओनर। गेस कौन बताएगा इसका आंसर? यस महक? मैम स्मॉलर। स्मॉलर लैंड ओनर, यस। गृहपति यानी अपने घर का पति है, बस वो पूरे एरिया का नहीं मिला, तो ये छोटी जमीनों के मालिक होते थे। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ग्राम भूजक, व्हाई डू यू थिंक ही वाज पावरफुल। तो अभी हमने ग्राम भूजक के बारे में पढ़ा था, नॉर्थ में एक ऐसे आदमी जो जिनके पास काफी सारी जमीनें होती थी, और ये पावरफुल क्यों रहते थे, इसका क्या कारण है? चलिए अभी अभी किसी को याद है ये क्यों पावरफुल रहते होंगे? नो मैम। चलिए आते हैं तो इस वाले पैराग्राफ पे, ग्राम भूजक वाले पैराग्राफ पे। यहीं पे दिया है ना, ये रहा। तो ग्राम भोजक कौन थे? ये विलेज हेडमैन होते थे, एंड ये जो पोजीशन थी, दिस इज हेरिडेटरी। तो ग्राम भोजक पोजीशन इज हेरिडेटरी, ये वंशानुगत थी, वंश पे आधारित थी। यानी कि अगर किसी के फैमिली में उसके दादा या पापा या पिताजी कोई भी रहा हो ग्राम भोजक, तो ये बिल्कुल कंपल्सरी था कि उसके आने वाले बेटे ही ग्राम भोजक बनेंगे। एंड ये सबसे बड़ा लैंड ओनर होता था, ग्राम भोजक वाज लार्जेस्ट लैंड ओनर, सबसे ज्यादा जमीन इसके पास ही होती थी। एंड अब देखिए दूसरा आगे पूछा है कि वो पावरफुल क्यों रहता होगा। तो he was powerful because the king often used him to collect taxes from the village. He also functioned as a judge and sometime as a policeman. Okay, तो आपको यहीं से इसका आंसर लिखना है। विलेज हेडमैन को ग्राम भोजक कहा जाता था, एंड दिस पोजीशन इज हेरिडेटरी, ये जो पोजीशन है ये वंश पे आधारित होती थी। एंड ये दिया हुआ है आपको, द पोस्ट वाज हेरिडेटरी, ये जो पोस्ट थी ये हेरिडेटरी होती थी। ग्राम भोजक वाज ऑफन लार्जेस्ट लैंड ओनर एंड he was powerful. The king often used him to collect taxes from the village, and he also functioned as a judge and sometimes as a policeman. Okay, यस मैम। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा हमसे? लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेज एंड सिटीज। तो कौन कौन से क्राफ्ट पर्सन थे जो आज के टाइम पे भी हैं और पहले के टाइम पे भी थे? तो सबसे पहले क्राफ्टिंग वर्क कौन कौन करता था? ब्लैक स्मिथ करते थे, गोल्ड स्मिथ करते थे, कारपेंटर करते थे। यही लोग थे ना जो जिन्हें क्राफ्ट पर्सन के रूप में जाना गया था। यस मैम। तो इनमें से क्या सारे आज के टाइम पे हैं? बिल्कुल हैं। कारपेंटर भी पाया जाता है, गोल्ड स्मिथ भी होते हैं, ब्लैक स्मिथ भी होते हैं। इसका आंसर कहाँ दे रखा है? क्राफ्ट पर्सन यहाँ पर नहीं है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग पे आ गई। ये इनके बारे में कहाँ दे रखा है? श्रेणी
मैम जहाँ से आप सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करवाई थी मैम उसी के नीचे है। अच्छा, उसके ये तो जातक टेल्स दिया है। यस, यहीं पर है। क्राफ्ट पर्सन कौन कौन से थे? ब्लैकस्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर। तो आपको इन्हीं के नाम लिखने हैं बस, ठीक है। और इनमें से आज के टाइम पे कौन कौन से लोग हैं? सभी हैं क्राफ्टिंग वाले सभी पर्सन। ब्लैकस्मिथ भी है क्योंकि लोहे का सामान भी बनता है। पॉटर भी है क्योंकि मिट्टी के बर्तन भी हम आज के टाइम पे बनाए ही जाते हैं। एंड दूसरा है कारपेंटर। वीवर नहीं है क्योंकि अभी जो बुनाई का काम है ना, कपड़े बनाने वाला, वो किससे होने लगा है? मशीनों से। तो इसको छोड़ के बाकी तीनों लोग हैं। अभी ब्लैकस्मिथ भी है, पॉटर भी है एंड कारपेंटर भी है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कर चुके हैं। 5, which of the iron tools shown on the page number 79 would have been important for agriculture? What would the other tools have been used for? अभी आते हैं पेज नंबर 79 पे, यानी कि स्टार्टिंग में जो हमें पिक्चर दी थी। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, ये आयरन टूल्स से पहले यूज किए जाते थे, तो यहाँ पर आपको लिखना है आयरन किसका इस्तेमाल किया जाता था? ओनली सिकल का। एंड आज के टाइम पे और जो नए नए यूज होने लगे उनका लिखना है नाम। ओके, तो ये है आज का आपका होमवर्क। आप सभी कर लेंगे? यस ओके बेटा, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है हमें, चैप्टर नंबर 9 सॉरी 10, चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।